बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रश्नमाला 6.5 के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद, यानी कि ऊपर से बंद बेलनाकार डिब्बे हैं, है ना, लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। अपने को ध्यान क्या देना है? सबसे पहले जो बेलनाकार डिब्बे दिए हैं उसका आयतन अपने को 100 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, यानी कि आयतन क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम पृष्ठ, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आप एस से डिनोट करते हैं जनरली क्वेश्चंस में, तो एस जो है उसको न्यूनतम करना है। तो अपने को जो फलन बनाना है वो किसका बनाना है? पृष्ठ का। किसके पृष्ठ का? आपके पृष्ठ के क्षेत्रफल का, बेलनाकार डिब्बे हैं उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल का। ये दूसरी बात समझ में आई बच्चों की। विमाओं से तात्पर्य है कि ये पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये किस पर डिपेंड करता है? देखिए, कोई बेलन है, मान लीजिए ये बेलन है आपका, ये बेलन है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी हाइट, ऊंचाई है। अब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी त्रिज्या कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। तो आपको इन विमाएं कौन सी हुई? एक तो बेलन की त्रिज्या और एक बेलन की ऊंचाई। तो आपको बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए बोला गया है, लेकिन किस समय ज्ञात करनी है? उनको उस स्थिति में ज्ञात करनी है जब पृष्ठ क्या हो? पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो? न्यूनतम हो बेलन का। चलिए, ये क्वेश्चन के बारे में बात हुई। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है, जैसे कि आपका क्लासरूम है, आपके पास आपके क्लास में मान लो 10 बच्चे, 10 बच्चों को अपन ने क्या किया? 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की मिट्टी दे दी। मिट्टी एक बर्तन में भर के दे दी जिसका आयतन कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों से बोला गया सबको बराबर मिट्टी दे दी, जो आपकी काली मिट्टी आती है जिससे आप खिलौने बना सकते हैं। और आपको कहा गया कि इससे बेलन बनाइए सब लोग। अब बेलन बनाएंगे तो बच्चों ने एक बच्चे ने इस तरह का बेलन बनाया। हो सकता है अब सबके पास मिट्टी बराबर है, कोई कहेगा सर इसकी जो त्रिज्या है मैं कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो कुछ त्रिज्या को बढ़ा दे रहा है। लेकिन त्रिज्या बढ़ा दे रहा है तो इसका मतलब बच्चों उसका हाइट कम होना बिल्कुल निश्चित है। बेलन की हाइट कम हो जाएगी। ये देखिए बेलन, इस तरह का बेलन उसने बनाया, तो इसकी त्रिज्या तो उसने कुछ बढ़ा दी इसकी बजाय कंपेयर में, लेकिन इसकी हाइट कम होनी होगी क्योंकि मिट्टी जो है सबके पास सेम है। अगर त्रिज्या बढ़ाओगे तो चौड़ाई बढ़ जाएगी इस बेलन की, मतलब आपका ये वृत्त जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बन जाएगा, तो हाइट तो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। कोई और बच्चा आर को और बढ़ा दे, त्रिज्या को और बढ़ा दे, तो हाइट और कम हो जाएगी। कहने का मतलब आयतन तो सबके पास सेम है, आप अलग अलग टाइप के, हर बच्चा अलग तरह का बेलन बना सकता है। अब बच्चों इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, सबका अलग अलग निकलेगा। सबका अलग अलग निकलेगा तो अब आगे बात करते हैं। वो क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम पृष्ठ जिसका निकलेगा उस केस में विमाएं कितनी होंगी, यानी कि आर कितनी हो और एच कितनी हो कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए। तो ऐसी कोई न कोई तो स्थिति बनती होगी जिस पर आर और एच की वैल्यू ऐसी हो जिससे कि जितने भी बेलन आप बना सकते हैं उनमें सबसे छोटा पृष्ठ वो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ग्रहण करे। तो बच्चे समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अपने को ऐसे एच और आर, ऊंचाई और त्रिज्या को खोज निकालना है जिससे कि आपके जो नियत, आपका जो आयतन से आपने जो बनाया बेलन, उसका क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाए? कम से कम हो जाए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, माना बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच, तब बेलन का आयतन V से दिया जाएगा, और V से दिया जाएगा तो बेलन का आयतन कितना होता है बच्चे जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। इम्प्लाइज दैट बेलन कितने आयतन का दिया गया है? 100 सेंटीमीटर क्यूब का। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ मैं V की जगह,
आयतन तो बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया गया है आपका, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे कहेंगे एच इक्वल टू बच्चों का बनेगा कितना, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। मैंने इसमें एच की वैल्यू निकाल ली जो हमारे आगे काम आएगी। अच्छा, जब आप अलग अलग टाइप के बेलन बना रहे हो तो आपकी परिवर्तनशील राशियां कौन है, आर और एच, विमाएं ही परिवर्तनशील हो रही हैं। देखिएगा, कोई बच्चा अलग तरह का बेलन बनाएगा तो त्रिज्या को बढ़ाएगा तो त्रिज्या में परिवर्तन हुआ, और त्रिज्या को बढ़ाने से एच कम हुआ तो एच में भी परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तनशील राशियां कौन है, एच और आर। यहाँ पर ये 100 कांस्टेंट है क्योंकि आपको नियत आयतन दे दिया v, ठीक है। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, एच और आर क्या है, परिवर्तनशील राशियां हैं जो कि विमाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कहा ए से डिनोट कर देते, ए इक्वल टू देखिएगा कितना होगा, या एस से डिनोट कर दीजिए। जनरली हम एस से ही करते हैं इसको, पृष्ठ के क्षेत्रफल को, ठीक है। सरफेस एरिया, तो देखिए सरफेस एरिया की बात करें तो कितना बनेगा आपका सरफेस एरिया, इस वक्राकार जो भाग है इसका कितना बनेगा, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर को एच से गुणा कर दिया तो ये आ गया। उसके बाद दो सर्कल, एक सर्कल नीचे है क्योंकि डिब्बा बंद है बताया गया है, और एक सर्कल ऊपर है, तो ये क्षेत्रफल, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, दोनों जुड़ के 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया बच्चों के पास, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको न्यूनतम किसको करना है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है, सरफेस एरिया को कम करना है। सरफेस एरिया को कम करना है तो फलन हमने सरफेस एरिया का बना लिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है बच्चों, आर भी आ रहा है और एच भी आ रहा है, यानी कि एस जो है, आर और एस दोनों का फलन है और दोनों ही परिवर्तनशील राशियां हैं। अपने को एक का विलोपन करना पड़ेगा, और एक का विलोपन करेंगे तभी अवकलन कर सकते हैं दूसरी के सापेक्ष। तो देखिए किसका विलोपन करें, एच का कर देते हैं क्योंकि एच का मान अपने पास उपलब्ध है। तो बच्चे कहेंगे एस इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या, 2 पाई आर इंटू एच, और एच का मतलब 100 अपॉन क्या, पाई आर स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे, प्लस आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए एस को और आगे बढ़ाते हैं, क्या आता है देखिए, एस पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, 100 से 2 गुना होगा तो ये 200 बट्टा आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों का प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी एस अपॉन डी आर निकाल लेते हैं, तो आर में कन्वर्ट हो गया पूरा फंक्शन, तो आर के सापेक्ष अवकलन कर दिया, आर के सापेक्ष अवकलन किया तो ये कितना बन गया, 200 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 बट्टा आर का कितना होता है, ये -1 बट्टा आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसका कितना होगा, आर स्क्वायर का 2r, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखें थोड़ा सा अच्छा, तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या, -200 बट्टा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, ठीक है। अब हम d2s अपॉन डी आर स्क्वायर प्राप्त कर लें, कितना हो जाएगा देखिएगा, -200 तो मैंने बाहर कांस्टेंट ले लिया, 1 बट्टा आर स्क्वायर का कितना होता है, -2 बट्टा आर क्यूब हो जाता है, ये लिख दिया, प्लस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा लिखें तो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आपका 400 बटा आर क्यूब प्लस आपका 4 पाई हो जाता है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं क्या, अब फर्स्ट डेरिवेटिव ds अपॉन डी आर इक्वल टू 0 पुट करके वो बिंदु प्राप्त करेंगे जिसपे कि आपका जो s है, सरफेस एरिया है, वो न्यूनतम मान या उच्चतम मान ग्रहण करे, वो पता लगाएंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए ds अपॉन डी आर इक्वल टू 0, ds अपॉन डी आर इक्वल टू 0, तो देखिए ये वैल्यू रही, आप कहेंगे इम्प्लाइज दैट -200 बटा आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 4 पाई आर इक्वल टू 200 बटा आर स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट आर क्यूब इक्वल टू 4 से 200 को काट दें तो ये 50 बटा कितना बना, पाई बना, और आप कह देंगे ये पॉइंट जो आपको मिला ये हो गया आर इक्वल टू 50 बटा पाई, आपका r इक्वल टू 50 बटा पाई की पावर 1 बटा 3, ये आपका r बना। r की वैल्यू बच्चों ने निकाल ली। चलिए
अब हम सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। जब r इक्वल टू 50/पाई होल पावर 1/3 तब सेकंड डेरिवेटिव d2s अपॉन dr²। जब r की वैल्यू इतनी हो तो देखिए ये है 400/r³ प्लस 4 पाई। देखिए r एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्यों? वो त्रिज्या है किसकी? बेलन की। तो r³ पॉजिटिव हो गया, 400 पॉजिटिव हो गया, 4 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सब आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये आपका हर स्थिति में r चाहे कितना भी हो रहेगा तो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो गई बच्चों। अब ये 0 से बड़ी हो गई यानी कि पॉजिटिव हो गई, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि सरफेस एरिया S क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो आप लिख देंगे आगे, देखिए, अतः S न्यूनतम होगा तब R की वैल्यू कितनी आई आपकी? 50/पाई की होल पावर 1/3। त्रिज्या आपने ज्ञात कर दी, एक विमा। एक दूसरी विमा और है, क्या है? ऊंचाई h, वो और ज्ञात करनी है। तो h बराबर इंप्लाइज दैट h की वैल्यू देखना, h की वैल्यू समीकरण 1 में आपने दे रखी है, ऊपर आपके पास है, कितनी है? 100/πr²। तो आप लिख देंगे 100/πr²। इसको आप लिख देंगे 100/πr²। अब 100 में से आप देखते हैं 2 × 50/पाई और यहाँ लिख दें 1/r²। r की वैल्यू ऊपर से ले लें, 50/पाई का होल पावर 1/3 का आपको क्या करना है? होल स्क्वायर। यही तो हुआ। देखिए आपने किया क्या? आपने 100 में से 2 बाहर निकाल लिया तो 2 × 50 हो गया बटा पाई। ये 50/पाई क्यों किया है? क्योंकि आपकी r की वैल्यू 50/पाई के रूप में थी। इससे इन दोनों को हम मिला के इसको सॉल्यूशन को थोड़ा छोटा बना देंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, ये 2 तो बाहर पड़ा है, ये 50/पाई की पावर कितनी है? 1 इसकी, और ये जो है ये बनेगा 50/पाई का पावर 2/3 और ऊपर जाके हो जाएगा 50/पाई का पावर -2/3, क्योंकि पावर ऊपर जाते ही उसमें माइनस से गुणा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे 1 और प्लस आधार समान है, पावर जुड़ेंगी, 1 - 2/3 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1/3। तो 2 × 50/पाई की होल पावर 1/3। तो एक विमा तो आ गई 50/पाई की होल पावर 1/3। किस स्थिति में? जब आपका सरफेस एरिया क्या हो? न्यूनतम हो, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम हो, उस स्थिति में ये विमाएं हमने ज्ञात की हैं। तो ये इस तरह से आपने h प्राप्त कर लिया, h की वैल्यू ये आ गई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आप कह सकते हैं त्रिज्या इतनी हो और h इतनी हो, यानी कि मैं कह सकता हूँ इक्वल टू 2 × r, यानी कि आपके बेलन की ऊंचाई जो है त्रिज्या से दुगनी हो, उस स्थिति में आपके पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बेलन का है वो न्यूनतम होगा। ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए? दोनों टुकड़ों की जो लंबाइयाँ हैं 28 सेंटीमीटर तार से जो बनाए हैं, उनकी कितनी होनी चाहिए कि वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाए? बच्चों हमें ध्यान देना है, न्यूनतम किसको करना है? सम्मिलित क्षेत्रफल को। सम्मिलित क्षेत्रफल कौन सा है, किस किस का है? जो वर्ग और वृत्त बनाया गया है उन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ने से जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो सम्मिलित क्षेत्रफल होगा। तो हम उसका फलन अपना यहाँ पर बना लेंगे। अब बात आई कि दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए। हमें नहीं पता है कितनी होनी चाहिए जिस पर कि सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाए। तो हम एक टुकड़े की लंबाई x मान लेंगे, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई अपने आप 28 - x हो जाएगी, और हम सम्मिलित क्षेत्रफल का फलन बनाकर उसका अवकलन करके ये पता लगा लेंगे कि x की क्या वैल्यू हो कि आपका सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाए। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो दूसरी सबसे पहली बात, माना टुकड़ों की लंबाइयां
x सेंटीमीटर तथा दूसरे की क्या हो जाएगी 28 माइनस x सेंटीमीटर है, तब x सेंटीमीटर से वृत्त बनाया जाता है, वृत्त तथा 28 माइनस x सेंटीमीटर से वर्ग बनाया जाता है। अब बच्चे कहेंगे कि वृत्त किससे बनाया गया, x सेंटीमीटर से, तो ये पूरी जो ये लेंथ है ये x सेंटीमीटर है। x बराबर इस वृत्त की त्रिज्या r हो तो 2 पाई r हो जाना चाहिए। और वर्ग किससे बनाया है 28 माइनस x से, तो ये जो आपने वर्ग बनाया है इसका जो परिमाप है वो 28 माइनस x होगा। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 28 माइनस x बटा 4, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होंगी, परिमाप में 4 का भाग देने से भुजा आपकी आ जाती है। ये बच्चों को यहाँ से पता है। तो आप कहेंगे कि 2 पाई r यानी कि वृत्त की जो परिधि है वो x के बराबर होगी। यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि r की वैल्यू जो है x अपॉन 2 पाई बच्चों के पास आ जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r हो कितना होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। पाई r की वैल्यू ऊपर से उठाएंगे तो x स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगी। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 पाई आपका जो है वो ये क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, वृत्त का। अब आगे बात करें वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कितनी होगी, देखा आपने कि परिमाप 28 माइनस x है क्योंकि उससे वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा 28 माइनस x बटा 4 सेंटीमीटर होगी। अतः वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 माइनस x बटा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस x का होल स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब प्रश्नानुसार जो सम्मिलित क्षेत्रफल है उसको मैं a मान लूँ तो a इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, इट मीन्स x स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 16 आपका हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें, हमें इस a को क्या करना है, न्यूनतम उस स्थिति में x का मान निकालना है। तो एक टुकड़े की लेंथ आ जाएगी और एक टुकड़े की लेंथ आ जाएगी तो हम दूसरे टुकड़े की लेंथ 28 माइनस x से प्राप्त कर लेंगे। क्या करना चाहिए, a का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं कि dA अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। x के अलावा सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, x आपकी चर राशि है। क्यों, क्योंकि हम x कितना भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो परिवर्तनशील राशि है x, क्योंकि 28 के 2 टुकड़े करेंगे तो आप पहला टुकड़ा आपकी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि जो क्षेत्रफल बनने वाला है उसको न्यूनतम करने के लिए x की एक फिक्स वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जिस पर कि सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए यहाँ पर इसका 2x अवकलन हो जाएगा अपॉन 4 पाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 28 माइनस x पावर उतर के गुणा हो जाएगी और 28 माइनस x का -1 बटा 16। dA अपॉन dx की बच्चे वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से x अपॉन 2 पाई प्राप्त होता है, माइनस आगे आ जाता है और 2 से 16 कट के 28 माइनस x बटा आपका 8 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड डेरिवेटिव d2a अपॉन dx स्क्वायर प्राप्त करते हैं जिसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू और x का अवकलन 1 हो जाता है। यहाँ से 28 माइनस x का अवकलन ऊपर में कितना होगा, -1 होगा, तो यहाँ से -1 अपॉन 8 आपको प्राप्त होता है, जो 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 बटा 8 आपको मिल जाता है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। और ये अगर आपका x कुछ भी हो, ये पॉजिटिव आ रही है, तो उस x के लिए जो भी dA अपॉन dx इक्वल टू 0 रख कर अपन
पॉइंट प्राप्त करेंगे उस पे d2a/dx² का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और धनात्मक होगा तो a क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। किस बिंदु पर, जो बिंदु हमें प्राप्त होगा उस पर। चलिए अब क्या करें, अब dA/dx को हम क्या करें, 0 के बराबर रखें, बिंदु प्राप्त करते हैं, x का मान प्राप्त करते हैं, इक्वल टू आपको देखिए क्या मिलेगा, आपको x/2 इक्वल टू, इसको 0 के बराबर रखेंगे, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 28 - x/8 हो जाएगा। इस वैल्यू को 0 के बराबर रख दिया हमने, तो राइट साइड में जाके ये माइनस जो है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट 2 से 8 4 टाइम कट जाएगा, या 8 को मैं इधर ले आऊँ तो ये 4x/π हो जाएगा और इक्वल टू 28 - x हो जाएगा। देखेंगे 4x इक्वल टू 28π माइनस आपका πx हो जाता है। बच्चे इधर में लेके πx को लाएं और x को कॉमन निकालें तो π प्लस आपका 4 आ जाता है, इक्वल टू 28π आता है। आगे देखें x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 28π/π + 4 आपकी वैल्यू आ जाती है। यह बिंदु मिला आपका, मतलब x का मान आपको इतना प्राप्त हो गया। x का मान इतना प्राप्त हो गया तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे कहेंगे कि जब x बराबर कितना है, 28π/π + 4 है, तब क्या होता है, तब d2a/dx² की वैल्यू बनती है कितनी, देखिए x कहीं भी नहीं है d2a/dx² में, ये कितनी वैल्यू है, 1/2π + 1/8। आगे x पर ये वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब इतनी ही वैल्यू लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी, 1/2π + 1/8 ही रहेगी, ये x पर डिपेंड नहीं कर रही है। और ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, कारण है कि 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, π पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो इनके योग भागफल जो भी वैल्यू बनेगी इनकी संक्रियाओं से वो पॉजिटिव होगी। वो पॉजिटिव होगी तो आप कहेंगे कि जो a है वो इस पॉइंट पर क्या हो गया, न्यूनतम मान प्राप्त करेगा, न्यूनतम होगा। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट निकल के आता है, a न्यूनतम होगा यदि x बराबर कितना वैल्यू हो, 28π/π + 4। अब बच्चे कहें x यानी कि प्रथम टुकड़ा, ये आपका प्रथम टुकड़ा हो गया, x से आपने क्या बनाया था, वर्त, जिससे कि वर्त बनाया गया था। ठीक है, अब वर्ग वाला टुकड़ा कितना था, 28 - x, तो 28 - x की वैल्यू इक्वल टू 28 माइनस आपका 28π/π + 4 से प्राप्त हो जाएगी। आप देखते हैं बच्चों, 28 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ -π/π + 4 बच जाएगा। आगे कैलकुलेशन करें इसकी तो देखिएगा कितना होगा, इक्वल टू 28 बाहर में रहेगा, ये हो जाएगा π + 4 -π एलसीएम ले चुके हैं, π + 4, π से π कैंसिल हुआ, 28 बाहर है, इंटू 4/π + 4 इक्वल टू 112/π + 4। तो हम अतः वर्ग तथा वृत्त से बना क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। कब होगा, यदि वृत्त वाला टुकड़ा वृत्त किससे बनाया था, x लेंथ से। वृत्त वाला टुकड़ा कितना सेंटीमीटर का हो, आपका x की वैल्यू कितनी आई, 28π/π + 4 हो, तथा वर्ग वाला टुकड़ा जिससे कि वर्ग बनाया गया था, वर्ग वाला टुकड़ा कितना हो आपका,
ये वर्ग वाला टुकड़ा 112/पाई+4 सेंटीमीटर हो। तो ये स्टेटमेंट लास्ट में आपने इस क्वेश्चन में प्राप्त किया बच्चों। तो अगर आप जिससे कि वर्त बना रहे हैं उसकी लेंथ इतनी हो और जिससे वर्ग बना रहे हैं 112/पाई+4 हो, तब जाके जो दोनों का क्षेत्रफल सम्मिलित क्षेत्रफल है ए, वो न्यूनतम स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के एक गोले के अंतर्गत, देखिए आर त्रिज्या का एक गोला आपको दे दिया गया है, ठीक है, विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम का मतलब समझे, मतलब अधिकतम, विशालतम का मतलब अधिकतम, महत्तम, ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। तो कहने का मतलब विशालतम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाए, अधिक से अधिक हो जाए, तो गोले के आयतन का 8/27 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन कहा गया, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। कह रहा है कि आपको एक आर त्रिज्या का गोला दे दिया गया बच्चों, मान लो ये आपको गोला दे दिया गया आर त्रिज्या का, कुछ इस तरह से समझे। इसके अंदर आपको एक शंकु बनाने के लिए कहा गया, तो आप अलग अलग शंकु बना सकते हैं। जैसे आपको आर त्रिज्या का नीचे गोला दे दिया जाए और आप कुछ इस तरह का शंकु बना दें, जिसकी हाइट तो बढ़ा दें, हाइट तो बढ़ा दें और त्रिज्या कम कर दें, या हो सकता है आप त्रिज्या बढ़ा दें और त्रिज्या बढ़ा दें तो आपकी हाइट जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप अलग अलग टाइप के शंकु इसके अंदर आर त्रिज्या का जो गोला दिया गया है उसके अंदर बना सकते हैं। तो बच्चे समझें, गोला परिवर्तित हो रहा है क्या, न तो गोले का आयतन परिवर्तित हो रहा है, न गोले की त्रिज्या परिवर्तित हो रही है, वो तो एक फिक्स वैल्यू आपको दे दी कि आर त्रिज्या का आपके पास गोला है और ये इसका केंद्र है, मान लो गोले का मैंने यहाँ पर जो बनाया है, ठीक है। अब बात बच्चे देखेंगे कि गोले का न तो आयतन परिवर्तित हो रहा है, कांस्टेंट है, अचर है, गोले का क्षेत्रफल जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी त्रिज्या आर चेंज नहीं हो रही है। एक ही विमा होती है गोले में, क्या, त्रिज्या, त्रिज्या के रेस्पेक्ट में उसका आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो सकता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, अचर है। बच्चे इस बात को समझ गए। लेकिन शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन चेंज हो जाएगा। कैसे, आपको गोले में शंकु बनाने के लिए कहा गया है, तो आप अगर त्रिज्या कम लेंगे तो फिर हाइट बढ़ जाएगी और आप त्रिज्या बढ़ा देंगे तो हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। इस तरह से अलग अलग प्रकार के शंकु इस गोले के अंदर बच्चे बना सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा शंकु बनेगा ना, विशालतम शंकु का आयतन, मतलब जिस शंकु का आयतन सबसे ज्यादा होगा, वो स्थिति कैसी होगी, वो स्थिति ऐसी होगी कि उस समय गोले के आयतन का वो 8/27 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो उस बात पर पहुंचना है, अपने को किसको विशालतम करना है, उच्चतम करना है, शंकु के आयतन को। तो अपना फलन किसका बनेगा बच्चों, शंकु के आयतन का फलन बनेगा। बच्चे समझ गए होंगे। तो दिया गया है गोले की त्रिज्या, दिया गया है गोले की त्रिज्या आर है, माना इसमें आर त्रिज्या, स्मॉल आर लिख दिया मैंने, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई का शंकु बनाया जाता है। ठीक है, ये मैंने बना के दिखा दिया है यहाँ पर आपको। इसको मैं हटा देता हूँ, आपने कुछ इस तरह से बनाया। इसको नाम दे दीजिए ABC, ये शंकु का नाम है। और यहाँ पर देखिए ये भी त्रिज्या क्या रहेगी, आर ही रहेगी, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या है। इसको नाम O दे दीजिए बच्चों। यहाँ से देखिए इस लंब को आगे बढ़ाएं, इस दूरी को मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेता हूँ, और जो ये प्रतिच्छेद कर रही है इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को P नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल बच्चों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये त्रिज्या r हो जाएगी, किसकी, आपकी शंकु की त्रिज्या हो गई स्मॉल r, और ये दूरी x हो गई। यहाँ से कुछ बातें निकल कर आएंगी बच्चों। यहाँ से देखेंगे कर्ण का वर्ग r² = x² + r² होगा। तो r आप लिख सकते हैं r² - x² का √। तो आप कहेंगे शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर √r² - x²।
जहां x क्या है, आपने मान लिया है कि OP की लेंथ जो है वो कितनी है x, तथा गोले की त्रिज्या आपको बता ही दी है कैपिटल R है। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। तथा बच्चों जहां OP बराबर तो आपने क्या बता दिया, x डिस्टेंस मान ली है। ठीक है, r की वैल्यू हो गई √r² माइनस x², x की वैल्यू आपने बता दी। अब शंकु की ऊंचाई h की बात कर लेते हैं। ऊंचाई h बराबर क्या होगा, देखिए शंकु की ऊंचाई जो है आपकी दिखाई दे रही होगी, a से लेके p तक, ये AP तक की डिस्टेंस जो है शंकु की ऊंचाई को शो कर रही है। इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, h मान लिया। तो बच्चे h बराबर क्या कह सकते हैं, ये देखिए ये आपकी A से O तक की दूरी इसकी त्रिज्या हो जाएगी किसकी, गोले की, और प्लस x आपकी हाइट बन जाती है। तो यहाँ से बच्चे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी r प्लस x क्या हो जाएगी, आपकी हाइट शो करेगी किसकी, शंकु की ऊंचाई, जिसको मैंने 2 नाम दे दिया। अब मैं बात करूं, अब शंकु का आयतन, इसका हमें फलन बनाना है, जिसको मैं v नाम दे देता हूं। क्या होता है, 1/3 पाई r² h होगा, क्योंकि आपने r क्या माना हुआ है, इसकी त्रिज्या को, और h क्या माना हुआ है, इसकी ऊंचाई को। ठीक है, v इक्वल टू, पूरे फलन को किसी एक चर राशि में बदल देता हूं। बच्चे देखेंगे कि चर राशि कौन कौन सी है, एक बार इस पर गौर करें। देखिए चर राशि परिवर्तनशील राशियां होती हैं। आपको गोला तो फिक्स दिया गया है, फिक्स त्रिज्या का, अचर त्रिज्या का r आपको दे दिया, लेकिन शंकु बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप इसमें किसी भी तरह का शंकु बना सकते हैं। देखिए जब आपकी त्रिज्या कम करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये x की दूरी कम हो जाएगी, तो x भी बदल रहा है, त्रिज्या भी बदल रही है, त्रिज्या बदलेगी तो h भी बदलेगी, किसकी, शंकु की। तो शंकु में 3 परिवर्तनशील राशियां मुझे यहां दिखाई दे रही हैं। एक तो स्मॉल r जो कि शंकु की क्या है, त्रिज्या, एक उसकी हाइट जो है h, और एक x भी बदलेगा। अगर आप इस शंकु को यहां से यहां, BC पॉइंट को यहां और C पॉइंट को यहां ले आए, तो त्रिज्या तो r का मान तो बढ़ जाएगा स्मॉल r का, लेकिन x कम हो जाएगा, और जैसे ही x कम हो जाएगा इस शंकु की हाइट भी कम हो जाएगी, मतलब h भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार मैं h को बढ़ाऊंगा तो x बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ त्रिज्या r जो स्मॉल r से दिया गया है उसका मान कम हो जाएगा। तो 3 परिवर्तनशील राशियां इसमें दिखाई दे रही हैं, कौन कौन, x, r, स्मॉल r, और इसकी हाइट h। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। 3 परिवर्तनशील राशियां हैं, तो हमें एक परिवर्तनशील राशि में इसको बदल लेना है, ताकि उसके सापेक्ष में अवकलन करके v के बारे में उच्चतम या निम्नतम की बात कर पाऊं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 1/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r² और h को दोनों को बदल दूंगा, और दोनों को किस में बदल दूंगा, दोनों को बदल दूंगा x की फॉर्म में। देखो ऊपर h बराबर r प्लस x बच्चों ने पहले ही लिखा हुआ है, और r बराबर कितना, कैपिटल R² माइनस x² का अंडर रूट, जिसके अंदर ये r कांस्टेंट है, क्योंकि गोले की त्रिज्या आपको गिवन है जो कि बदल नहीं रही है। तो बच्चे यहाँ पर क्या रहेंगे, r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r² माइनस x², और h की वैल्यू r प्लस x लिख देंगे, तो ये v के बराबर मान आ जाएगा। अब क्या कर दें, dv/dx कर दें। चर राशि के सापेक्ष अवकलन होता है, इस कैपिटल R के सापेक्ष नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखिए बराबर 1/3 पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, r² माइनस x² का अवकलन करें u इंटू वी मेथड से, तो ये हो जाएगा -2x, और r प्लस x आपका यहाँ रखा रहेगा, प्लस इस बार आप क्या करेंगे, r² माइनस x² आपने ये रख दिया, और r प्लस x का बच्चों ने अवकलन कर दिया किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इसका r का तो 0 हो गया, x का कितना हो गया, 1, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। dv/dx इक्वल टू 1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा बच्चों का, -2xr, ये -2x², और यहाँ प्लस r² माइनस x²। ठीक है, dv/dx की वैल्यू देखना 1/3 पाई, ब्रैकेट में कितना आएगा, ब्रैकेट में बच्चों का आएगा यहाँ पर -2xr है,
यहाँ पर देखिएगा -2x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा r² माइनस 2xr, और आपका हो गया -3x² आपका हो जाता है। ठीक है, d2v/dx² का मान ज्ञात करें, सेकंड डेरिवेटिव को लें तो 1/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, r² का 0 हो जाएगा, इसका -2 और r आपका रखा रहेगा, x का हो जाएगा 1 गुणा में, और ये हो जाएगा आपका 6x यहाँ से आ जाएगा। तो आपका अगर माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 1/3 और आपका पाई, और ये हो जाएगा 2r + 6x आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर, अब dv/dx = 0 रखने पर 0 रखते हैं तो देखिएगा इंप्लाइज दैट 1/3 पाई, ऊपर से देखिएगा आप dv/dx की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर -2x r + x गुणा में, और प्लस r² माइनस x² आपको गिवन है, इक्वल टू हो गया 0। 1/3 पाई 0 में चला गया, और देखिए यहाँ से r + x और यहाँ से भी r + x कॉमन आ सकता है। क्यों? क्योंकि 1/3 पाई को मैं 0 में भेज दूँ, -2x r + x आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये r + x लिखा जा सकता है यहाँ पर प्लस में, और साथ में r - x, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर r + x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ पर -2x, और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का r - x, क्योंकि r + x तो बाहर कॉमन आ गया है, इक्वल टू 0। आगे हम बात को बढ़ाएं तो देखिएगा r + x लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये बन गया r - 3x और इक्वल टू 0। यहाँ से आप कहेंगे r + x = 0 या r - 3x = 0, तो देखिए आपको पॉइंट क्या मिलता है बच्चों, इम्प्लाइज दैट r = -x या फिर r = 3x, जहाँ आपको मिलता है कि आप कहेंगे इम्प्लाइज दैट r नॉट इक्वल टू -x, r जो है -x के बराबर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक राशि r नहीं है, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका शंकु ही नहीं बन पाएगा। इसके बाद इसलिए हम कहेंगे कि r बराबर कितना होगा 3x, और यहाँ से हम कह सकते हैं x बराबर r/3 आपको प्राप्त होता है आपका बिंदु। ठीक है, जो बिंदु आपने प्राप्त किया इस पर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका धनात्मक या ऋणात्मक होने का पता लगाएंगे, तो आप कहेंगे जब x = r/3 हो तब आपका d2v/dx² क्या कहता है। d2v/dx² की वैल्यू देखो, -1/3 पाई, ये आपकी हो जाती है -1/3 पाई, और ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रैकेट में आपके पास है 2r + 6x, तो आप कहते हैं यहाँ पर 2r + 6x। बच्चे यहाँ पर बात करें ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, जब r की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू r/3 इसके अंदर पुट करेंगे तो देखना -1/3 पाई, ये 2r + x की वैल्यू 6 × r/3 यहाँ पर रख देंगे, तो आप देखेंगे -1/3 पाई, ये वैल्यू हो जाती है 3 से 6 कट के 2 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4r हो जाएगा। देखिए r क्या है, r है आपका धनात्मक वैल्यू, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या को बता रहा है। 4 भी धनात्मक, पाई भी धनात्मक, 1/3 भी धनात्मक, लेकिन ये माइनस से गुणा हो रहा है, तो ये हो गई 0 से छोटी, यानी कि ऋणात्मक राशि, और ये ऋणात्मक है। तो आप कहेंगे इस स्थिति में किसका आयतन था, ये v, आपके शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन v क्या होगा, उच्चतम होगा। कब होगा, जब x की वैल्यू r/3 होगी। तो शंकु का आयतन आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार, क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया है वहाँ से हम सिद्ध करेंगे।
कह रहे हैं कि विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होना चाहिए। तो x की वैल्यू रख कर देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन कितना है, आपने लिख रखा है 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। इसमें से मैं शंकु के आयतन को निकालूंगा और देखूंगा ये गोले के आयतन का ये जो कहा गया है ये बात सिद्ध होती है कि नहीं। तो यहाँ पर आप कहेंगे v इक्वल टू शंकु का आयतन v इक्वल टू इम्प्लाइज दैट कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, जहाँ आपका बिंदु उच्चतम कब होगा, जब x बराबर क्या हो r/3। तो x का मान रख देंगे r/3, तो 1/3 पाई यहाँ पर r स्क्वायर और आपका माइनस x का मान रख देंगे यहाँ पर r/3 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर r प्लस r/3। देखिए आगे चलते हैं कितना बनता है v, यहाँ पर 1/3 पाई ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 9, और यहाँ पर हो जाएगा r प्लस r/3। अगर आप 9 को यहाँ एलसीएम लें और 3 को यहाँ एलसीएम लें तो v/1/3 इंटू 3 इंटू 9 आ जाएगा बाहर, और पाई गुणा में रहेगा, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों का 3r प्लस आपका r। आगे देखिएगा, इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए v इक्वल टू 1/3 इंटू 3 इंटू 9 और ये इंटू में पाई, और ये बन जाता है 8r स्क्वायर आपका, और ये बन जाता है 4r आपका। चलिए v इक्वल टू आपका देखिएगा यहाँ पर मैं ले लूँ, इनको बाहर ले लूँ तो 8 इंटू ये 4 और 3 इंटू 3 इंटू 9 और इंटू में आपका आ जाएगा पाई, ये r क्यूब बन जाएगा आपका, आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए गोले का आयतन होता कितना है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है, बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। और ये किसका है, v शंकु का आयतन। मैं 4/3 पाई आर क्यूब को अलग ले लूँ तो v इक्वल टू कितना बचता है 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको ब्रैकेट में अलग लिख दिया। तो क्या सिद्ध हुआ, ये किसका आयतन है, शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुणा ये किसका आयतन है, गोले का आयतन। तो आपने v को शंकु के आयतन को उच्चतम बताया, किस स्थिति में बताया, x बराबर जब r/3 है तब बताया, और जब x बराबर r/3 है तो शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 हो जाता है, जो कि आपको सिद्ध करने के लिए दिया था, आपने सिद्ध कर दिया बच्चों। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।